हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों देखिए, एग्ज़ाम टाइम काफ़ी नज़दीक है और ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही कॉन्सेप्ट से पढ़ें। क्योंकि देखिए, हमारा उद्देश्य ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाना नहीं होता है, हमारा उद्देश्य एक क्वेश्चन के माध्यम से ढेर सारी चीजें आपको बताना होता है, ताकि एक क्वेश्चन से अगर आप ढेर सारी चीजें सीखेंगे तो आप अगर 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो वो 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। इसलिए आप हमारी क्लास में इस तरीके से प्रेजेंट रहें जैसे आपको बहुत सारी चीजें सीखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा। और अगर आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो आपकी पहचान इसी क्लास से होगी कि आप कितना आंसर दे रहे हैं एक क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास कितनी होती है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति की परास कितनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ढेर सारे टाइप के इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए, इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को करेक्ट जवाब देना है कि इसमें रेडियो तरंगों के आवृत्ति की परास कितनी होती है। देखिए, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बहुत सारी तरंगें पाई गई और उन तरंगों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था। अगर उस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो आराम से आप क्रम वाइज आप बता सकते हैं कि क्रम में कौन कौन सी तरंगें आपको वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में मिली थी। तो वो तरंगें होती हैं रामी, लुक्सी। रामी, लुक्सी। अब रामी में मतलब समझ जाइए, रा मतलब रेडियो, एम से माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद इंफ्रावेव्स यानी कि अवरक्त तरंगे, उसके बाद आपका विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि गामा किरणों की आवृत्ति की परास कितनी होती है। 4 ऑप्शन बच्चों आपकी स्क्रीन पे दे दिए गए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट जवाब देना है। देखना दिलचस्प होगा कि आंसर किसका सबसे पहले आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब के रूप में आया है कि जो गामा किरणें होती हैं, जो गामा किरणें होती है बच्चों, उन गामा किरणों में, गामा कह रहा हूं मैं, रेडियो तरंगों की परास पूछ रहा है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति की परास 3 गुणे 10 की घात 9 से 3 गुणे 10 की घात 14 के बीच में होती है ना। तो ये 16 वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। 3 गुणे 10 की घात 9 से 3 गुणे 10 की घात 14 के बीच होती है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब एक फायदा इस क्वेश्चन से हमें यह है कि ये जो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स किरणें, गामा किरणें, इन सभी में पूछ देता है कि तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे ज्यादा होती है और आवृत्ति किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे सभी बच्चे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है, रेडियो का, रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो है यहां पे लिख देंगे, सबसे कम गामा किरणों का होता है। सबसे कम किनका होता है, तो गामा किरणों का होता है, ठीक है, ओके। और बच्चों आवृत्ति की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसकी आवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। तो गामा किरणों की सबसे अधिक गामा किरणों की सबसे अधिक होती है आवृत्ति, और रेडियो तरंगों की सबसे क्या हो जाती है, सबसे कम होती है,
ठीक है, तो देखिए एक कहने को तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उसके माध्यम से आपको कितनी सारी चीजें मैंने बताई। और मैं बता सकता हूं यहां पे कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये सिर्फ और सिर्फ निर्वात और वायु दोनों में चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इन तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़े। माध्यम है तो भी ठीक है, माध्यम नहीं है तो भी ठीक है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक एग्जाम्पल है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि प्रकाश तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों, पहले क्वेश्चन से कितनी सारी बातें आपने सीखी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कालांतर कितने का होता है। इनमें कालांतर फेज डिफरेंस कितना होता है विद्युत और चुंबकीय तरंगों में। तो जरा जल्दी से बताइए, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा। बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान अगर देंगे इसमें, तो जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश होते हैं इन दोनों के बीच अगर कालांतर देखा जाए तो कालांतर होता है 90 डिग्री का, यानी π/2 का। कितना? π/2 को ही हम 90 डिग्री बच्चों कहते हैं। π/2 को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश ये क्या होते हैं, ये इनके बीच का कालांतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस बात का आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, अब ये लीजिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और जो ट्रिक मैंने बताया रामी लुक्सी, उस ट्रिक का सही इस्तेमाल करना अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो जरा जल्दी से बच्चों बताइए कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ न्यूनतम है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने वाला कि किसकी आवृत्ति न्यूनतम है, किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, किसकी जो है वो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसकी तरंग दैर्ध्य कम है। तो ये पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात बच्चों? बहुत बढ़िया। तो ये तरीका है जिसके जरिए आप याद रख सकते हैं। अब चलिए मैं इसके लिए आपको जो ट्रिक बताना है वो बता देता हूं। ये लीजिए ट्रिक। इस ट्रिक को बच्चों ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से समझ आएगा, और इस ट्रिक से आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने बताया रामी लुक्सी, उसको याद रख लीजिएगा। रामी लुक्सी। अब सबका मतलब तो जानते ही हैं। आर ए मतलब रेडियो तरंगे, एम का मतलब सूक्ष्म तरंगे, आई का मतलब इंफ्रारेज यानी कि अवरक्त तरंगे, एल का मतलब लाइट यानी विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, और गामा किरणें वाई मतलब। और एक चीज बच्चों आप याद रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य का जब कॉन्सेप्ट आएगा, तरंग दैर्ध्य का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो ये वाला हम ऐसा जो है वो चित्र बना देंगे। ठीक है, और एक और बात याद रखें, यहां पे पूरा झंझट ही खत्म कर देते हैं। आवृत्ति की जब बात होगी तो ऐसा चित्र बनेगा। अब सर ये दोनों चित्र का मतलब क्या है, हमने तो समझा ही नहीं। मैंने कहा कि आइए समझाते हैं। अगर बचवा अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब जो पहले है आर ए जो है इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप इधर की तरफ आएंगे तरंग दैर्ध्य कम होता जाएगा। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में है गामा किरणें, उनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन जब पूछेगा कि किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, तो इस वाले चित्र से आप क्या देख पा रहे हैं, गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे न्यूनतम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगर पूछ देगा कि किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है इनमें से, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है। तो लास्ट में जो बड़ा है, ये लास्ट में चित्र क्या है, शुरू में पतला है और आते 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 लास्ट में बड़ा हो गया, यानी गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो रामी लुक्सी ट्रिक को याद करने का कॉन्सेप्ट यही है कि किसका तरंग दैर्ध्य बड़ा है, किसका तरंग दैर्ध्य छोटा है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी आवृत्ति कम है। ये सभी आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। समझ आ गया सबको?
सभी को समझ आया तो मुझे बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये पसंद आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से ढेर सारी बातें मैं सिखाऊंगा, तो निश्चिंत रहिए। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है। म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है। अब देखिए, जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे अपने बोर्ड्स में, वो तो इस क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे, वरना जो बच्चे जो है वो आज किताब खोल रहे होंगे, वो किताब से देख के म्यू जीरो की वैल्यू रखेंगे, फिर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रखेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, फेन रहेंगे गुणा करने में, और फिर भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन आपको अगर याद होगा, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा कि भैया म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है 1/c²। सिंपल ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो आसानी से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान, तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c का मान क्या जानते हैं आप। सी का मान बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ और चूंकि c² है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सिंपल बात भाई, बताइए, सिंपल हो गई बात। तो बिल्कुल सही बात है भाई। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक चीज जो यहां पे बहुत बार पूछी गई है, वो चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, और यहां से बन भी सकती है क्वेश्चन ये बन जाता है कि म्यू जीरो का मात्रक बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताओ। तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहां से ये बन जाएगा कि म्यू जीरो का मान क्या होगा, म्यू जीरो का मान बता दो। और चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि एप्सिलॉन जीरो का मान बता दो। तो बताना तो पड़ेगा भाई, हैं, सबकी वैल्यू, सबका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक एक नंबर में ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, स्पेशली ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक और म्यू जीरो का मात्रक। बताइए क्या होगा। एकदम आसान है बच्चों। इसका अगर आप देखेंगे म्यू जीरो का मात्रक तो ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले का हो गया आपका। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। सबको याद रखना है बच्चा, सबको याद रखना है, क्योंकि इस टॉपिक से, इस चीज से क्वेश्चन काफी बनता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, ये म्यू जीरो का मान कितना होता है, तो ये होता है 4π × 10⁻⁻7। और इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन जीरो का, 8.85 × 10⁻12। देखा आपने बच्चों की कितनी चीजें मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दी। और ये स्पेशली ये फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे। इस फॉर्मूले का एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर c का मान पूछ दे तो वो क्या होता है, c बराबर 1/√में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। इस वाले समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ आई बात, समझ आ गई बात। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी रिलेटेड ढेर सारी बातें मैं बताऊंगा। 2022, 2020, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए जल्दी से, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। एक तो आप बच्चों ये याद रखें कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन बना हो, तो डेफिनेटली उससे 2 नंबर और 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सो ये वैद्युत फ्लक्स 2 नंबर में भी आपका बोर्ड में आया है और 3 नंबर में भी आया है, वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए, और साथ ही साथ 1 नंबर में तो इसका दबदबा कायम है ही। तो बताइए कैसे होगा सॉल्व। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है।
किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालने के लिए बच्चों आपको उस भौतिक राशि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर वो फॉर्मूला आपको पता है डेफिनेटली आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। निकालें, चलिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई? वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स हम बात कर रहे हैं, और वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो क्या होता है? फाई बराबर E इंटू ए। क्या होता है? E इंटू ए। तो इसके यहां से बच्चों दो फॉर्मूलाज बनेंगे। सबसे पहला तो इसके लिए आपको E का एक फॉर्मूला या मतलब मात्रक याद रहना चाहिए और क्षेत्रफल का मात्रक याद रहना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और आई है बात, E। और E क्या है भाई? E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हर चीज पता होना चाहिए, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है बच्चों उसको भी आपको याद रखना है। इसका मात्रक होता है आपका एक न्यूटन प्रति कूलम, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है। तो पढ़े रहेंगे तभी तो पता रहेगा कि न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और इसके अलावा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर ये भी जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये दोनों याद रखेंगे। अच्छा, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इस वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाले बच्चों तो देखिए क्या होगा। एक तो वोल्ट प्रति मीटर रख दें, वोल्ट प्रति मीटर, और इनटू यहां पे देखिए बच्चों क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे यहां पे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमारा फाइनल क्या बचा? वोल्ट और इनटू में मीटर, वोल्ट इनटू में मीटर। तो ये वोल्ट इनटू में मीटर क्या हो गया? ये आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। एक और मात्रक हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि E का एक और मात्रक होता है भाई न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, और इनटू ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया बच्चों आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए यहां पे आपको कई चीजें मैंने यहां पे बता दी बच्चों। एक तो वैद्युत फ्लक्स का दो मात्रक, और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों मात्रक, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला जिसको आपको एग्जाम टाइम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगा। तो देख रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन से आपको कई चीजें बताना, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये अगर आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो इसका फायदा बहुत मिलेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा बच्चों, देखिए जब भी आप पढ़ाई करें घर पे चाहे कहीं भी इस उद्देश्य के साथ पढ़ें कि एक टाइम में मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है। अगर मैं एक क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं ये प्रैक्टिस करूं कि इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस उद्देश्य से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों एक सेशन में एक क्वेश्चन के माध्यम से ढेर सारी चीजें सीखेंगे, और सीखने की प्रवृत्ति रही तो आप टॉपर भी बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन पे है ये लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा ये आपको बताना है। एक चीज बच्चों आप याद रखेंगे कि n वैद्युत द्विध्रुव हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा और इसी के आधार पर एक और चीज आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है बात? तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये दो बातें अगर आपको पता है, इसकी परिभाषा पता है, इसके फॉर्मूलाज पता है, तो डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हैं। बहरहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जिस क्वेश्चन को 2 बार आपके बोर्ड्स में दिया गया है। अगर क्वेश्चन को समझिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, निकल जा तार भाई। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एक अगर बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव हैं, -q + q और बीच की दूरी 2l। इसी तरीके से बहुत सारे वैद्युत फ्लक्स इसमें हैं, बहुत सारे डैश 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 करके n वैद्युत फ्लक्स हैं। ठीक है, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा?
तो इसके लिए हम गॉस का प्रमेय जानते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो गॉस के नियम से हम उसको निकालते हैं। तो गॉस का नियम क्या है भाई? गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको याद रखना है। अब जब इतनी चीजें आपको याद में आ गई हैं तो अब आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई? फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू मतलब क्या कि इन सभी आवेशों को जोड़ दें जितने वैद्युत फ्लक्स में, मतलब जितने बंद पृष्ठ में आवेश हैं, तो बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं सबको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट के जीरो हो जाएगा। तो टोटल आवेश जीरो और बटे में एप्सिलॉन जीरो। किसी भी संख्या का अगर जीरो में भाग देते हैं तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। और एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता हूं देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव हैं। तो अब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी दो चार बातें आप जान जाइए। वैद्युत द्विध्रुव देखिए, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, इस वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका जो आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसको भी आप याद रखेंगे, उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर होता है आवेश और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों, अब ये लीजिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आपके स्क्रीन पे रखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। 1 माइक्रो कूलाम तथा 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से क्या हैं? कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन आवेशों पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा? 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे आंसर करिए फटाफट। कूलाम का नियम लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा, आंसर आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए प्रैक्टिस करिए, देखते हैं कि कितनी पढ़ाई हुई है आपकी, कितनी पढ़ाई हुई है। अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आराम से आंसर दे सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तब तो दिक्कत वाली बात है। देखिए Q1 की वैल्यू है बच्चों कितना? 1 माइक्रो कूलाम। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कूलाम में? 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। इसी तरीके से दूसरा आवेश Q2 का मान कितना दिया गया है बच्चों? 4 माइक्रो कूलाम। तो अगर हम Q2 का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। Q1 Q2 दोनों का मान आपको मिल गया। एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में है, यानी कि R बराबर R ही मान लीजिए आप कि उनके बीच की दूरी R है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो मान लेते हैं बच्चों कि Q1 का Q2 के ऊपर लगने वाला बल F12 है। तो F12 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू Q1 का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बटे में R12 का होल स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और अब इस Q2 आवेश का Q1 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो वो बल हो जाएगा F21, वो बराबर हो जाएगा किसके? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और बटे में R21 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2।
ये दोनों आवेश सेम ही हैं बच्चों और कुछ दूरी पर स्थित हैं, इसलिए आप जानते हैं कि R12 R21 के बराबर होगा। अब जब दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी तो वैल्यू बिल्कुल सेम हो गया। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी तो वैल्यू क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों सेम हो गया। तो आप यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को डिवाइड अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा F12 डिवाइडेड बाई F21 बराबर, दोनों वैल्यू सेम है तो 1/1 आ जाएगा। 1/1 मतलब इनके बीच रिलेशन क्या होगा, एक संबंध है, एक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया। और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है, क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या बताएंगे। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों, कूलाम बल कहलाता है। क्या, कूलाम बल। और कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R²। एक चीज और पूछ दिया जाता है बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बताओ, तो वो होता है 9 × 10⁹ और ये वैल्यू याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। और कुछ छूट रहा है इसमें, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन बताएगा, देखना दिलचस्प होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो, ऐसा व्हीटस्टोन सेतु ले रहे हैं जो संतुलित है, इसकी प्रत्येक भुजा और धारामापी का प्रतिरोध R हो, तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होता है। कितना प्रतिरोध होगा उसका। तो अब आपको मैं एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों, जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, नहीं जानते हैं तो वन शॉट की सभी वीडियोस देखना शुरू करिए, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स को आपको वन शॉट में कराया है। अब देखिए बैटरी के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें, इसमें अगर हम 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें और बीच में ये जो है वो एक कुंजी के माध्यम से एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और अगर सभी के सिरों के बीच का प्रतिरोध R हो, तो अब आपको क्या करना है, कुल प्रतिरोध की गणना करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए जब सेतु संतुलित की अवस्था में होता है, जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि व्हीटस्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा संतुलित हो, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बहुत बात हो रही है, तो इसका प्रतिरोध हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें धारा ही नहीं जाएगी। जब इस वाले हिस्से में धारा नहीं जाएगी तो ये वाला प्रतिरोध काउंट नहीं होगा। तो बचा ये वाला प्रतिरोध, तो यहां से जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो एक धारा I1 इधर चली जाएगी और एक धारा I2 इधर चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ फिर से I1 प्लस I2 दोनों मिल जाएंगी तो बराबर I धारा इसमें बहने लगेगी। ठीक है, इसमें क्या बहने लगेगी, I धारा बहने लगेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो जब इसमें I1 जा रही है तो इसमें भी I1 जाएगी, इसमें I2 जा रही है तो इसमें भी I2 जाएगी। इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः R1 तथा R तथा R श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः क्या हो जाएगा, R डैश बराबर R1 R प्लस R बराबर 2R। और इसी तरीके से नीचे भी R तथा R श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका भी तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा। और जब दोनों 2R हो जाएगा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल होगा। जब दोनों, ये भी 2R ये भी 2R, तो दोनों आपस में समांतर क्रम में होंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/2R, और 2R का एलसीएम 2R
1 + 1 2, 2 से 2 कट गया, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, R आ गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बैटरी के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, तो R ओम का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया सबको, सबको समझ आया। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट जवाब आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जिसको मैंने आपके स्क्रीन पे दिया। एक और चीज बच्चों की यहां पे देखिए, यहां पे आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात किया जा रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला जो होता है P/Q = R/S। संतुलन की अवस्था में ये फॉर्मूला यूज करना आप सीख जाइएगा। यदि Ig = 0 हो तो ये संबंध सत्य होता है, या अगर ये संबंध सत्य है तो Ig = 0 होगा। Ig मतलब धारामापी में प्रवाहित धारा 0 होगा। ठीक है, और धारामाप जो व्हीटस्टोन सेतु है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए व्हीटस्टोन सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। ठीक है, पाश का नियम, बंद पाश का नियम। क्लियर है बात बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, कौन बताएगा। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से आंसर। इसका करेक्ट जवाब कौन देगा। एक चालक है जिसमें धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न जो लगने वाला बल है वो कौन सा बल है, तो वो बल के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, IBL sin थीटा। यदि L लंबाई के चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसी स्थिति में चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला F = IBL sin थीटा प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर भी चुके हैं कई लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो आप प्लीज लाइव क्लासेस को भी विजिट करते रहिए ताकि आपको ढेर सारी चीजें समझ आए, सीखने को मिले। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। ये लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस चित्र में A और B के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता बताइए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ये देखिए, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और इसी A और B पॉइंट में इस चित्र के माध्यम से सभी संधारित्रों को संयोजित किया गया है। अब आपको बताना है कि A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हल कर जाएंगे अगर आप आराम से क्वेश्चन को हल करना चाहें तो। ठीक है, जल्दी बताइए, बताइए। देखिए बच्चों, ध्यान अगर आप इसको देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो देखिए इसको अगर आप ऐसे खींचते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे तो इसको आसान तरीके से हम एक डायग्राम बना सकते हैं। इसी डायग्राम को हम आसान बना देते हैं। इसमें तो अभी आपको लग ही नहीं रहा होगा कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से एक डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम एक निकल के आएगा हमारे पास। ऐसा एक ऐसा डायग्राम बच्चों निकल के आएगा आपके सामने। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इनके बीच धारिता क्या है बच्चों, 1 माइक्रोफैरड। सभी की एक ही माइक्रोफैरड है तो सबकी 1 माइक्रोफैरड लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, तुल्य धारिता निकालनी है।
बच्चों आप देख सकते हैं कि ये बीच वाला जो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड धारिता वाला है, ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबका नाम लिख दीजिए C1, C2, C3, C4। यहाँ पे लिखेंगे C2 तथा C3, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता आपकी होगी कितनी? हाँ, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/1 प्लस 1/1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन करके क्या निकल के आ गया? 1/2 माइक्रोफैरड। अब अगर आप देखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे अब C1, इसको C इक्विवेलेंट बच्चों ना लिख के हम C डैश लिखते हैं। ऐसा क्यों भाई? लाइट आ गया। तो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो C डैश हमने लिख दिया। C डैश इसलिए क्योंकि अभी तो तुल्य धारिता में निकाली ही नहीं गई है। तो C डैश, C1, C डैश तथा C4, C4 ही है ना? हाँ, C4 समांतर क्रम में है। यहां पे लिखेंगे समांतर क्रम में है, क्रम में है। और समांतर क्रम में बच्चों अगर संधारित्र रहता है ना, अगर संधारित्र समांतर क्रम में रहता है तो प्रतिरोधों का उल्टा वाला जो है वो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी अगर संधारित्रों का समांतर क्रम होगा तो जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगेगा, तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा, जोड़ देंगे सबको, C1 प्लस C डैश प्लस C4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब यहाँ पे लिख देंगे तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 का मान है 1, C डैश का मान है 1/2 और प्लस C4 का मान है 1। अगर आप इसको देखेंगे तो 1 और 1 2, 2 प्लस 1/2, तो 2 दूनी के 4, 1 5/2। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? 5/2। 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 यानी 2.5 माइक्रोफैरड। कोई है ऑप्शन में? 2.5 माइक्रोफैरड। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, एकदम बढ़िया तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। 2-3 चीजें यहां पे आपको याद भी रखनी है कि संधारित्र के लिए 2-3 चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। और वो चीजें क्या है? श्रेणी क्रम की जब भी बात होगी, श्रेणी क्रम की जब भी बात होगी तो C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस, सॉरी, श्रेणी क्रम की बात होगी तो जस्ट प्रतिरोधों का उल्टा हो जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे तो ये होगा। और अगर समांतर क्रम की बात होगी, बच्चों, तो क्या होगा? तो हमारा होगा C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, अगर दो संधारित्र समांतर क्रम में होंगे तो। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है बच्चों, संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है आपका फैरड। क्या होता है बच्चा? फैरड होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद है कि आप सभी को यह सेशन पसंद आ रहा होगा। मजा आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है क्या? एकदम आना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से क्लास ली जाएगी कि आपको ढेर सारी चीजें एक सेशन में बताई जाएं और जो भी क्वेश्चन आपसे बने। देखिए, अब ये मैंने बता दिया, तो यही नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी चित्र आएंगे जिसमें संधारित्रों का समायोजन होगा, उन सभी को इन दोनों फॉर्मूला से आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैरड। तो इस तरीके से ये सेशन बवाल सेशन कहला जाएगा, है कि नहीं? अगर आप इसको एक नाम दें कि रोशन सर के इस सेशन को क्या नाम दिया जाए, तो रोशन सर के इस सेशन को नाम आप बवाल सेशन दे सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस के माध्यम से बवाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब देखिए, क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं बच्चों मैं
जो आपके एग्जाम में न आया हो। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं, और क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले होते हैं, इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली बच्चों आपको चीजें पता चल गई होंगी। देखिए 3 धारिताएं हैं, तीन संधारित्र है, जिन तीनों संधारित्रों की धारिता C है, ठीक है। पहले इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहां पे लिखेंगे 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र के लिए सबसे पहला केस समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में अगर हम बात करें तो उनकी धारिता क्या हो जाएगी? तो C डैश मान लीजिए, या C इक्वलेंट 1 मान लीजिए, C इक्वलेंट 1, ठीक है, या समांतर मान लीजिए, C इक्वलेंट और समांतर, समांतर क्रम के लिए तो C इक्वलेंट समांतर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? अगर संधारित्र समांतर क्रम में होता है तो तुल्य धारिता निकालने के लिए सबको जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तीनों धारिताओं का योग, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों की धारिता C है बच्चा, तीनों की धारिता क्या है? C है, अतः C इक्वलेंट समांतर बराबर कितना हो जाएगा? C इक्वलेंट समांतर बराबर कितना हो जाएगा? C प्लस 3 यानी 3C। बात समझ आई? और अगर यहीं पे श्रेणी क्रम की बात हो, श्रेणी क्रम की बात हो, अगर 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो तो क्या होगा? तो बच्चों ये होगा कि 1/C इक्वलेंट श्रेणी बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, एलसीएम C 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/C। तो यहाँ पे C इक्वलेंट बराबर कितना हो जाएगा श्रेणी में? ये हो जाएगा आपका C/3। और दोनों का अनुपात अगर देख लें तो इसको अगर मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए बच्चों समीकरण नंबर 2, तो आपको करना क्या है? देखिए ध्यान से, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता, दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात कितना होगा? तो C समांतर, C तुल्य समांतर बटा C श्रेणी समांतर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये आ गया आपका 3C और ये हो गया बटा C/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9C/C, C से C कट गया तो 9/1, 9/1 मतलब 9 संबंधी 1, 9:1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मजा आया? मजा आया बच्चों? एकदम आएगा मजा, एकदम आएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे तो मजा बिल्कुल आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। और मैंने जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए, वही फॉर्मूला मैंने इस क्वेश्चन में भी यूज किया। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा क्या है। इसका फायदा यही है कि आपको ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य कितना होगा? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट।
कृत कार्य कितना है इसका, इसके लिए कृत कार्य कितना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो किया गया कार्य होगा, किया गया जो कार्य होगा वो E और P में क्या रिलेशन प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है बच्चों कि W बराबर क्या होता है, PE और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको पता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव P को 90 डिग्री घुमाने में या थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री इसमें पुट करें तो अब इस स्थिति में हमारा क्या आएगा, तो W बराबर आएगा PE और 1 माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है बच्चों, 0। तो जब कॉस 90 का मान यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान होता है हमारा 0, तो दिस इंप्लाइज दैट W बराबर क्या होगा, PE और इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE। W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PE हो जाएगा। आंसर आपका हो गया। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, फॉर्मूला अगर पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज को आप अच्छे से और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, मजा आया इस क्वेश्चन में, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा बच्चों आपको आज का ये सेशन, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिले तो हमारी लाइव क्लास भी चलती है शाम को, उसमें आप ज्वाइन ज़रूर करें, है ना। और ये क्लासेस आपको इसी तरीके से मिला करेंगी, हम फिज़िक्स आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।